कहानी की शुरुआत अमेरिका के एक शांत से कस्बे से होती है, जहां लोग नदी के किनारे छुट्टी का मजा ले रहे होते हैं। हंसी मजाक और पिकनिक के बीच अचानक सबका ध्यान नदी में तैरती एक खाली नाव पर जाता है। नाव धीरे धीरे किनारे लगती है, लेकिन उसमें कोई इंसान नहीं होता। जैसे ही लोग पास जाकर झांकते हैं, सब सन्न रह जाते हैं। नाव के अंदर एक लाश पड़ी होती है, जिसकी हालत बेहद खराब होती है। कुछ ही देर में वहां के पुलिस चीफ आरवी मल्होत्रा मौके पर पहुंच जाते हैं। उनसे पहले फॉरेंसिक अफसर नैना वहां आ चुकी होती है। वह आरव को बताती है कि यह मामला बिल्कुल सामान्य नहीं है। शरीर की हालत ऐसी है जैसे अंदर से कुछ अलग ही किया गया हो। जांच में साफ लगता है कि यह कोई साधारण मौत नहीं है। लाश को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम डॉक्टर देव करते हैं। जांच के बाद वह आरव को बताते हैं कि शरीर के अंदर कुछ बेहद अजीब बात सामने आई है। ऐसा लगता है जैसे बहुत ही सावधानी से शरीर के अंदर की संरचना को नुकसान पहुंचाया गया हो। यह काम किसी आम इंसान के बस का नहीं लगता। जांच के दौरान डॉक्टर देव को शरीर के अंदर एक अनोखा मधुमक्खी जैसा कीड़ा भी मिलता है। वह उस कीड़े को एक कांच के जार में सुरक्षित रख लेते हैं। आरव यह जार नैना को सौंप देता है ताकि इसे सबूत के तौर पर संभाल कर रखा जा सके। जल्द ही पुलिस को मृत व्यक्ति की पहचान मिल जाती है। उसका नाम डॉक्टर विक्रम सेन था। वह एक वैज्ञानिक था जो लगभग 1 साल पहले इस इलाके में आकर रहने लगा था। उसकी कुछ निजी चीजें और पहचान पत्र उसी नाव में मिले थे। जानकारी के मुताबिक वह पहले एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुका था, लेकिन बाद में उसने सब कुछ छोड़ दिया और जंगल के पास नदी किनारे अकेले रहने लगा था। इस मामले की तह तक जाने के लिए आरव को उसके घर तक जाना जरूरी लगता है। तभी कहानी में तारा की एंट्री होती है, जो आरव की पुरानी प्रेमिका है। तारा जंगल के इलाकों में पुलिस की गाइड के रूप में काम करती है। आरव उससे मिलकर पूरे केस की जानकारी देता है। तारा डॉक्टर विक्रम को पहले से जानती थी। 1 साल पहले वह उसके कुछ सामान लाने में भी मदद कर चुकी थी। उसे इतना जरूर पता था कि विक्रम किसी गुप्त प्रयोग पर काम कर रहा था, लेकिन वह प्रयोग क्या था, इसकी पूरी जानकारी उसे भी नहीं थी। आरव तारा से साथ चलने के लिए कहता है और तारा बिना झिझक इसके लिए तैयार हो जाती है। आरव डॉक्टर देव को भी साथ चलने के लिए कहता है। इसी बीच आरव को एक और चौंकाने वाली जानकारी मिलती है। डॉक्टर विक्रम की एक छोटी बेटी भी थी, जो करीब 1 साल पहले अचानक गायब हो गई थी और आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन आरव, तारा और देव जरूरी सामान लेकर घने जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते का एक हिस्सा उन्हें नाव से तय करना होता है। सफर के दौरान नैना का फोन आता है। वह बताती है कि जो कीड़ा लाश से मिला था वह कल तक मरा हुआ था, लेकिन आज फिर से हरकत करने लगा है। नैना पूछती है कि क्या उसे जांच के लिए लैब भेज दिया जाए, लेकिन आरव उसे अपने लौटने तक इंतजार करने को कहता है। नैना यह भी बताती है कि जब डॉक्टर विक्रम की बेटी गायब हुई थी, तब उसकी पत्नी कविता गहरे सदमे में चली गई थी और उसे कई महीनों तक अस्पताल में रहना पड़ा था। वह अपनी बेटी के गायब होने के लिए अपने पति को ही जिम्मेदार मानती थी। रात होते होते तीनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां कभी नदी किनारे एक खूबसूरत घर हुआ करता था। अब वह जगह एक सुनसान और डरावना सा केबिन बन चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा और टूटा फूटा माहौल था। तारा यह देखकर उदास हो जाती है, क्योंकि 1 साल पहले यह जगह बिल्कुल अलग थी। आरव तारा और देव को बाहर रुकने के लिए कहता है और खुद पहले अंदर जाकर देखता है कि कोई खतरा तो नहीं है। घर के अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा होता है। साफ नजर आ रहा था कि यहाँ काफी समय से कोई नहीं रहा। जांच के दौरान आरव को कुछ अजीब बातें महसूस होती हैं, जैसे छत का हल्का हल्का हिलना, मानो वह जीवित हो। तभी उसे एक ऐसा कमरा मिलता है जिसका दरवाजा बहुत मजबूती से बंद किया गया होता है। वह फिलहाल उस दरवाजे को नहीं खोलता और बाहर जाकर तारा और देव को बुला लेता है। रात काफी हो चुकी होती है, इसलिए वे वहीं रुकने का फैसला करते हैं, लेकिन केबिन का माहौल बेहद बेचैन करने वाला होता है। घर के अंदर से अजीब सी आवाजें गूंजती रहती हैं। आरवी सबको समझाता है कि शायद ये जंगल के जानवरों की आवाजें हों, लेकिन बेचैनी कम नहीं होती। तभी अचानक लाइटें बार बार जलने और बुझने लगती हैं। थोड़ी छानबीन के दौरान उन्हें बेसमेंट का दरवाजा दिखता है। नीचे जाने पर उन्हें एक बेहद ताकतवर और रहस्यमयी मशीन मिलती है, जो किसी बड़े चार्जर जैसी लगती है। मशीन का असली काम समझ से बाहर होता है, लेकिन वह काफी खतरनाक महसूस होती है।
आरव को याद आता है कि अपनी शुरुआती जांच में उसने ऐसी किसी मशीन का जिक्र पढ़ा था। रसोई की जांच में उन्हें कुछ तार ऊपर की मंजिल की ओर जाते दिखाई देते हैं। तीनों अंदाजा लगाते हैं कि इस घर का असली रहस्य ऊपर वाले कमरे से जुड़ा हो सकता है। तभी वह कमरा जो पहले बंद था अपने आप खुल जाता है। तीनों अंदर जाते हैं तो दीवारों पर अजीब तस्वीरें, रहस्यमयी निशान और विज्ञान से जुड़ी चीजें एक साथ नजर आती हैं। यह सब किसी अजीब प्रयोग का हिस्सा लगता है। जांच के दौरान अचानक एक मकड़ी देव के चेहरे पर काट लेती है। वह घबराकर कमरे से बाहर भाग जाता है। इसी बीच छत से आ रही किसी अनजानी ऊर्जा की वजह से फोन का सिग्नल भी टूट जाता है। माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। तारा को लेकर आरव और देव के बीच पुरानी बातें भी हवा में तैरने लगती हैं, जिससे हालात और अजीब हो जाते हैं। रात को सोने की बात आती है तो आरव चाहता है कि तीनों एक ही कमरे में रहें, लेकिन तारा अकेले कमरे में सोने की जिद करती है। कुछ देर बाद देव की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। उसे तेज कमजोरी और अजीब सा बर्ताव होने लगता है। तारा डर के मारे आरव के कमरे में आ जाती है। उसे महसूस होता है कि इस जगह पर कोई बुरी शक्ति मौजूद है। इसी दौरान छत से एक सीढ़ी अपने आप नीचे आ जाती है। देव की हालत और खराब होती जाती है, मानो वह खुद पर काबू खो रहा हो। तभी बाहर से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। आरव और तारा बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि एक औरत बंदूक ताने खड़ी है। यह औरत कविता होती है, जो अपने लापता पति को ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच गई थी। आरव उसे बताता है कि वह पुलिस से है और उसके पति की लाश मिल चुकी है। यह सुनकर कविता टूट जाती है, लेकिन उसे यकीन हो जाता है कि ये लोग उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसी दौरान तारा बेसमेंट में बिजली ठीक करने जाती है, जहां उसे एक बच्ची की डरावनी परछाई दिखती है। उसे वहां एक गुड़िया भी मिलती है, जिसे वह अपने साथ रख लेती है। उधर आरव को पता चलता है कि देव कहीं गायब है। तलाश करते हुए वे ऊपर की मंजिल की ओर जाते हैं, जहां से अजीब आवाजें आ रही होती हैं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि देव उस रहस्यमयी मशीन में फंसा हुआ है। वे उसे किसी तरह बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन अब वह बिल्कुल बदला बदला सा लगता है। उसी वक्त कविता को ऊपर से अपनी खोई हुई बेटी की आवाज सुनाई देती है। मशीन से बाहर आने के बाद आरव और बाकी लोग देव से पूछते हैं कि यह सब कैसे हुआ और वह वहां क्यों गया था। देव डरा हुआ और कमजोर दिखता है, बार बार यही कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। कविता मशीन के सामने खड़ी घबराई हुई उसे देख रही होती है। तभी तारा वहां आती है और कविता से पूछती है। ने कविता से पूछा कि क्या उसे अंदाजा है कि यह मशीन आखिर है क्या। कविता ने भारी आवाज में बताया कि यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन है, जो बहुत शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। उसने साफ चेतावनी दी कि यह मशीन इंसानों के लिए बेहद खतरनाक है और किसी की जान भी ले सकती है। इसके बाद आरव कविता को उस कमरे में ले गया, जहां दीवारों पर अजीब और डरावनी तस्वीरें लगी हुई थीं। यह सब देखकर कविता और ज्यादा घबरा गई। वह अपने पति विक्रम के साथ कई साल रही थी और पूरे भरोसे के साथ कहती है कि यह सब उसके पति का काम नहीं हो सकता। अब उसे डर लगने लगा था कि शायद किसी अनजानी और खतरनाक शक्ति ने विक्रम को अपने काबू में कर लिया था। उसी कमरे में आरव को एक लैपटॉप मिला, लेकिन वह पासवर्ड से लॉक था। आरव ने कविता से मदद मांगी। तभी अचानक खिड़की के बाहर उन्हें विक्रम खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिंदा और बिल्कुल ठीक हालत में। यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं और तुरंत बाहर की ओर भागते हैं। अब यह साफ हो जाता है कि यह कोई भ्रम नहीं था, विक्रम सच में सामने खड़ा था। गुस्से और दर्द में कविता उसे थप्पड़ मार देती है, लेकिन विक्रम बिना कोई विरोध किए कहता है कि उसका गुस्सा जायज है। सब लोग अंदर आकर बैठते हैं। आरव विक्रम से पूछता है कि वह इतने समय से कहाँ था, घर की यह हालत कैसे हुई, और नदी में मिली लाश के बारे में भी बताता है। लेकिन विक्रम हर बात को हंसी में टाल देता है और मशीन से जुड़े किसी सवाल का सीधा जवाब नहीं देता। इसी बीच पुलिस स्टेशन में नैना बार बार आरवी से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। वह बताती है कि लाश से मिला कीड़ा अब एक नहीं रहा, बल्कि उसकी संख्या बढ़ गई है। यह सब शायद उसी मशीन के असर की वजह से हो रहा था। उधर डॉक्टर देव की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसके शरीर में अजीब बदलाव होने लगे थे और वह तेजी से बदल रहा था।
साफ लग रहा था कि यह सब उस मशीन से निकलने वाली ऊर्जा का असर है। आरव विक्रम से सख्ती से सवाल करता है, लेकिन वह अब भी टाल टोल करता रहता है। यहाँ तक कि जब कविता उससे पूछती है कि वह गायब कहाँ था, तब भी वह कोई साफ जवाब नहीं देता। हैरानी की बात यह थी कि देव अब विक्रम की हर बात मानने लगा था, जैसे वह उसके वश में हो। जब कविता ने देव की हालत देखी तो वह बुरी तरह डर गई और तुरंत आरव और तारा को बुलाया। सब समझ गए कि अगर यहाँ से जल्दी नहीं निकले तो बहुत देर हो जाएगी। बाहर जाकर उन्होंने देखा कि जिस नाव से वे यहाँ आए थे वह अब गायब थी। आरव का शक अब पूरी तरह विक्रम पर चला गया। गुस्से में आकर उसने विक्रम को काबू में कर लिया ताकि वह और नुकसान ना कर सके। कविता ने सुझाव दिया कि आसपास किसी मदद की तलाश करनी चाहिए। आरव और तारा जंगल में निकल पड़े। कुछ दूर जाकर उन्हें एक कैंपिंग साइट मिली, जहां रहने और खाने का सामान तो था, लेकिन वहां कई लाशें पड़ी हुई थी। यह खौफनाक मंजर देखकर दोनों वहां से भाग निकले। तारा डर और घबराहट में टूट गई और भावुक होकर उसने आरव को बताया कि वह गर्भवती है और उसके पेट में उसी का बच्चा है। उधर केबिन में अकेली बची कविता ने सारी बातों को जोड़ना शुरू किया। उसने विक्रम के लैपटॉप का पासवर्ड लगाया, जो तुरंत खुल गया। लैपटॉप में उसे कई डरावने वीडियो मिले, जिनमें विक्रम लोगों पर प्रयोग करता दिख रहा था। हर इंसान जो उस मशीन से गुजरता था वह बदल जाता था, जैसे किसी बुरी शक्ति ने उस पर कब्जा कर लिया हो। कविता को यह भी सच पता चला कि नदी में मिली लाश असल में विक्रम की ही थी और जो विक्रम अब सामने था वह उसका असली पति नहीं, बल्कि मशीन से बना हुआ एक खतरनाक रूप था। सबसे भयानक बात यह थी कि इन वीडियो में उसकी बेटी भी उन प्रयोगों का शिकार बनती दिखाई दी। तभी विक्रम ने कविता को कमरे में बंद कर दिया। जब आरव और तारा वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि विक्रम गायब है। आरव तारा को बाहर रुकने के लिए कहता है और खुद अंदर जाता है। तभी देव के शरीर से एक खतरनाक जीव बाहर निकल आता है और आरव पर हमला कर देता है। आरव पूरी ताकत से उसका सामना करता है। उसी वक्त तारा अंदर आकर उस पर वार करती है और वह खतरा खत्म हो जाता है। इस सब के बाद आरव तय करता है कि इस मशीन को खत्म करना ही होगा। वह तारा को सुरक्षित बाहर भेज देता है और मशीन को नष्ट करने की तैयारी करता है। इसी दौरान कविता भी बाहर निकल आती है, लेकिन वह अपनी बेटी को बचाने के चक्कर में खुद उस मशीन के असर में आ जाती है। जंगल में पहले से प्रभावित लोग केबिन की ओर बढ़ने लगते हैं। तारा जितना हो सके खुद को बचाती रहती है, लेकिन हालात बेकाबू हो जाते हैं। अंदर आरव और विक्रम के बीच आखिरी टकराव होता है। किसी तरह आरव मशीन को आग लगा देता है। आग तेजी से फैलने लगती है। वह तारा को बाहर जाने के लिए चिल्लाता है। तारा बाहर निकल जाती है, लेकिन विक्रम आखिरी बार आरव को रोक लेता है। जोरदार धमाके के साथ पूरा केबिन तबाह हो जाता है और आरव वहीं अपनी जान गंवा देता है। कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि तारा अपने घर में है। नैना उसे आरव का कुछ सामान देने आती है। नैना के जाने के बाद तारा वह सामान जला देती है। तभी कहानी में एक चौंकाने वाला मोड़ आता है, जिससे साफ होता है कि जो तारा हमें दिख रही है वह वही इंसान नहीं है जो उस रात केबिन से बाहर निकली थी। यह सब उस मशीन का आखिरी और सबसे खतरनाक असर था और कहानी यहीं खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।